गाजियाबाद के मुरादनगर में कल एक बड़ा हादसा हुआ। मुरादनगर के एक शमशान घाट का लेंटर गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई जो उसके नीचे खड़े थे। 38 लोगों को इससे निकाला गया। कई लोग अब भी घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और कई घंटे राहत और बचाव का काम चला। लोगों को वहां से निकाला गया, लेकिन तब भी 27 लोगों ने इस मामले में अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले ये शेड जिसके नीचे लोग खड़े थे वो बन रहा था, उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था और इस मामले में अभी तक एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार फरार है। हादसे में मारे गए 3 लोगों के परिवार वालों ने आज उनके शव मेरठ हाईवे पर रखकर जाम किया। पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। मेरठ जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा रहा और जो मारे गए प्रदीप और सुनील चाचा भतीजे थे। परिवार वालों का कहना है कि सुनील के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। पुलिस ने मुरादनगर नगर पालिका की अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया है। जिस ठेकेदार ने निर्माण किया वो फरार है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के कल ही आदेश दे दिए थे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की निगाह बिहार के बाद अब बंगाल पर है। वो चुपचाप बंगाल के दौरे पर गए। इस दौरे से राज्य में उनकी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। इस साल अप्रैल मई में बंगाल के चुनाव होने और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ओवैसी की पार्टी चुनाव में उतरने से मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, और ये मुस्लिम वोट अभी तक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ माने जाते हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या ओवैसी और बंगाल के एक धर्मगुरु के भतीजे अब्बास सिद्दीकी की जोड़ी इसे बदल सकती है। अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के विरोधी माने जाते हैं। रविवार की सुबह ये चौंकाने वाली मुलाकात। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के एक मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मिलने पहुंच गए। सवाल पूछे जाने लगे, क्या इससे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा? हैदराबाद से कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचे ओवैसी की गाड़ी सीधे हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंची। यहां के मुस्लिम धर्मगुरु के भतीजे अब्बास सिद्दीकी ममता विरोधी माने जाते हैं। ओवैसी उनकी मदद से बंगाल चुनाव में अपनी पार्टी उतारने जा रहे हैं। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। राजनीति के जानकारों को लगता है कि फुरफुरा शरीफ के मुख्य मौलाना के भतीजे अब्बास नकवी की मदद से ओवैसी राज्य के 30% अल्पसंख्यक वोटों में सेंध डाल सकते हैं, जो अभी तृणमूल के साथ माने जाते हैं। युवा अब्बास सिद्दीकी तेज तर्रार भाषण देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। उनके चाचा टोहा सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन अब्बास का कहना है कि ममता के राज में मुस्लिमों की दशा खराब हुई है। मुसलमानों को बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उधर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी को लेकर भी अपनी राय साफ कर चुकी हैं। আমি তোমাদের প্রোটেকশন দেব, এই ভুলটা করতে যাবেন না সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা। যেমন হিন্দু ভাই বোনেরাও উগ্র রাজনৈতিকবাদের কাছে, উগ্র হিন্দুবাদের কাছে মাথা সমর্পণ করবেন না। इस पर ओवैसी भी जवाब देने में पीछे नहीं हटे। ऐसा है ना, भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में ओवैसी की पार्टी की कामयाबी ने उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। बंगाल में अब उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता और अगर वो अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगा पाए तो ये ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर होगी। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लोन देने के नाम पर बने फर्जी ऐप्स पर कई राज्यों की पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में ऐसे फर्जी ऐप्स के कई शिकार हैं।
ऐसे ही एक ऐप के जरिए लोन लेने वाले एक व्यक्ति ने तेलंगाना में जान दे दी। आरोप है कि लोन देने वाले उस पर दबाव बना रहे थे कई तरह से। राज्य में इस तरह के केस से जुड़े 5 लोग अब तक अपनी जान दे चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने ताज़ा केस में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, 27 एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अब मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से भी जांच कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि लोन्स लोगों ने इस कोविड पैंडेमिक के दौरान उन्होंने लोन्स ली थी और उसके बाद उनको अब हैरेस किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट के बाद पुलिस ने कहा था कि आप जो भी आपको हैरेस कर रहे होंगे आप उस बात की कंप्लेंट अपने नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन में कीजिए और हम जांच करेंगे। अब तेलंगाना में 5 लोगों की मौत सुसाइड की वजह से हो चुकी है और जो लेटेस्ट जो केस है वो नए साल में हुआ है। 38 वर्षीय चंद्रमोहन जिनकी मौत सुसाइड की वजह से हुई है, उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऐसा उनकी बीवी कह रही हैं कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनको हैरेस किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस ने सलाह दिया था कि आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, क्योंकि हर 1-2 मिनट में उनको फ़ोन आते थे जिनमें उनको गाली दी जाती थी या फिर उनको धमकाया जाता था या फिर उनसे कहा जाता था कि आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह में आपकी इज्जत चली जाएगी। चंद्रमोहन ने अपना फ़ोन बंद तो कर दिया, लेकिन जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट उस फर्म के पास मौजूद थे उन सबको मैसेजेस जाने लगे और फ़ोन कॉल्स जाने लगे, ये कहते हुए कि आपके जो फ्रेंड है, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं या उनकी बीवी के पास भी ये फ़ोन कॉल आया और उनका कहना है कि उनको भी गाली दी गई और धमकाया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने पैसे वापस नहीं दिए हैं। उनकी बीवी का कहना है कि हो सकता है कि 60 से 70 हज़ार तक उन्होंने वो लोन ले लिया हो, क्योंकि पहले तो बहुत छोटे अमाउंट्स उन्होंने ली थी, लेकिन उसके बाद जब एक लोन उनसे भरा नहीं गया तो दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ऐसा ही करते करते उनके 60 से 70 हज़ार तक उनके लोन बढ़ गए। और अब उनकी मौत के बाद फिर से जो साइबराबाद पुलिस है वो जांच अपना और तेज़ कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी 29 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है और 27 ऐसे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और उनके बिना पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपना जांच शुरू कर रही है, क्योंकि 29 लोगों में से 3 ऐसे चाइनीज़ नेशनल्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी केस बनता है और इसी बिना पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जांच शुरू कर रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ पुलिस का कहना है कि जो कंपनीज हैं वो मोबाइल फ़ोन्स तो दे रही हैं इनको टेलीकॉलर्स को, तो लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप अपना सिम कार्ड या फिर प्राइवेट सिम कार्ड अपना इस्तेमाल कीजिए, कंपनी द्वारा नहीं, ताकि उसको ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल फ़ोन कॉल से जो कॉल्स हैं वो लोगों के पास जाते हैं और फिर धमकाने की जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। और ये जो टेलीकॉलर्स है उनको एक इंसेंटिव स्कीम भी दिया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा रिकवरी कर पाएंगे तो आपको उसमें से 1% कमीशन के तौर पर आपके सैलरी के अलावा आपको मिलेगा। उत्तर भारत में नए साल का आगाज सर्द मौसम के साथ हुआ, खास तौर पर हिमालयी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के साथ। और कश्मीर में अगर बात करें तो शनिवार को बर्फबारी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग के आसपास काफ़ी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 44 को बंद करना पड़ा। आवाजाही काफ़ी प्रभावित इसकी वजह से हुई। और रविवार को यानी कल श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से चारों ओर श्रीनगर में सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी नजर आई। स्थानीय लोगों के साथ सर्दियों के इस मौसम का नज़ारा लेने के लिए, इसे महसूस करने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक भी बाहर से श्रीनगर पहुंचे।